जो गोरा होना है वो अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है शादी के लिए, सक्सेस के लिए? I have seen marriages being breaking for this, divorces होते देखी हैं, बच्चियां रोते देखी हैं, डिप्रेशन में जाते देखी हैं, माएँ आती हैं, बाप आते हैं, बच्चियां आती हैं इस मसले के साथ कि डॉक्टर साहब ये हमें गोरा कर दें वरना तो हमारा रिश्ता नहीं अच्छी जगह होगा। जो सन है ये भी मतलब इफेक्ट करता है हमारी स्किन को। सनस्क्रीन तो दी मस्ट to do thing है in the morning and yes normally even while you're sitting indoors। अच्छा yes सोशल मीडिया पे जो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, किसी चीज के ऊपर भी वाकई 90% जो एडवोकेसी चल रही है वो नॉन एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। पब्लिक उन्हीं को देख के फॉलो कर रही है और अपनी स्किन खराब करके फिर आती है हमारे पास। इंटरनेशनली डेथ्स भी हुई हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग फिलर इंजेक्शन टेक्निक्स, ब्लाइंडनेस के बहुत सारे वाकयात हैं, स्किन नेक्रोसिस हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, आपकी राइट एंड लेफ्ट फेस डिफरेंट हो सकता है। डिस्पैरिटी जमाना नहीं था अच्छी अच्छी क्रीम्स का, ऑइंटमेंट्स का, तो ये लोग मलाई मुंह पे लगाया करते थे ड्राइनेस के लिए, मक्खन लगाया करते थे। मेरी एक पेशेंट है मुरीद के में, तो शी जस्ट कॉल्ड मी लास्ट संडे। कॉल सुनी तो उसने कहा कि मेरी बच्ची का फेस बर्न हो गया। हुआ ये कि मैंने ना एक टोटका देखा था और उसमें ना रंग गोरा करने की ना 3-4 क्रीमें थी, तो मैंने कहा कि मैं बेटी को भी गोरा कर लेती हूँ। बेटी वाज 5 years। बेटी वाज 5 years and she applied on the skin of the baby and baby was burnt। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा घियास जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डर्मेटोलॉजी की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। वेलकम टू आवर शो जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो ये बताएं कि मतलब डर्मेटोलॉजी जो है वो मतलब क्या है, उसको जरा थोड़ा सा एक आम बिल्कुल अल्फाज में अगर हमारे व्यूअर्स के लिए इसको। जी first of all let me correct you, this is King Edward Medical University, not college. It used to be a college back in 2005 when I graduated, but in the last year of my graduation it actually turned into a university। And what dermatology is basically, आम जुबान में तो माहिर इमराज़ जिल्द बोला जाता है हमें। And dermatology is not just taking care of the skin, which is the largest organ of the body, but it also takes care of the sexual diseases, the aesthetics, and then hairs and everything related to the nails, the oral cavity, and eyes in general, not in particular. So this is a very huge speciality, I would say। अच्छा, जनरली तो मतलब जैसे डर्मेटोलॉजी जो आजकल हम इर्द गिर्द देखते हैं तो ज्यादा सिर्फ एस्थेटिक और ब्यूटी से रिलेटेड ही जी समझी बिल्कुल जाती है। भी ऐसा नहीं है, बल्कि अगर मैं आपको अपना सारा ट्रेनिंग पीरियड में बताऊं कि दैट used to be on the over a span of 5 years, the 5 years training of a dermatologist does not take into account aesthetics at all। अच्छा, It's all about diseases। ओके। And then in the last year, maybe 5 to 10% of the course might revolve around the aesthetics। When we qualify, we become dermatologists, then it is up to us. If we want to polish ourselves on the lines of aesthetics, we can attain further, certifications and diplomas, and then we become aesthetic physicians। But then baseline dermatology is something which is a must। And what you see, as you said, nowadays you see the dermatology is probably revolving around beauty and all. This is not the true dermatology. It is giving you a false picture. And thank you very much for hosting this podcast and bringing it into attention, bringing it to light for the public at large, that dermatology is not just about aesthetics। जो aesthetics हैं, हाइड्रा फेशियल हो गया, बोटॉक्स, फिलर, हमें खूबसूरत बनाया जा रहा है, रंग गोरा कर लिया, दिस इज नॉट डर्मेटोलॉजी एट ऑल। और देयर आर सो मेनी एस्थेटिक फिजिशियंस एंड क्लिनिक्स जो पाकिस्तान में आजकल खुले हुए हैं, वहां पे कोई ट्रेंड डॉक्टर नहीं है, कोई ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, कोई ट्रेंड एस्थेटिक फिजिशियन भी नहीं है सर्टिफाइड। They are just technicians who would have worked with the doctors for like 1 year or a couple of years, and now they've started their own clinics। This is the sad state of affairs। वो कोई मतलब पीएचसी या किसी और की कोई वो चेकिंग कंट्रोल कोई ऐसी लेजिस्लेशन के नहीं है? क्योंकि लेजिस्लेशन तो है, पीएमडीसी से आए दिन कुछ ना कोई लेटर्स आ जाते हैं कि हम ये सील कर देंगे और इस तरह के डिप्लोमा मस्ट हैं। एटलीस्ट 2 years डिप्लोमा इज अ मस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद एस्थेटिक प्रैक्टिस। Legislation is there, but implementation is missing। And then somehow or the other they keep on sealing some clinics। seal कर दिया, बंद हो गया, but then वो again खुल जाते हैं।
तो एज ए प्रोफेशनल आपको क्या लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ जो गोरा होना है वो अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है शादी के लिए, सक्सेस के लिए, करियर के लिए? या अनफॉर्चुनेटली लाइक इट और नॉट ये है, एंड आई हैव सीन मैरिजेस बीइंग ब्रेकिंग फॉर दिस, डिवोर्सेस होते देखी हैं, बच्चियां रोते देखी हैं, डिप्रेशन में जाते देखी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रॉप होते देखा है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गोराफाई योरसेल्फ। वाई? क्योंकि सोसाइटी में कल्चर बन गया ना, सब लोग समझते हैं कि ये बच्ची गोरी नहीं है ना, तो ये हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती, सम हाउ और दी अदर। मेजर प्रॉब्लम मैच मेकिंग में आता है, मेजर प्रॉब्लम। माएँ आती हैं, बाप आते हैं, बच्चियां आती हैं इस मसले के साथ कि डॉक्टर साहब ये हमें गोरा कर दें वरना तो हमारा रिश्ता नहीं अच्छी जगह होगा। और रिश्ते को छोड़ें, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग एट अ यूनिवर्सिटी लेवल और अ कॉलेज लेवल, a girl who has a faint complexion or a tannish complexion thinks she cannot perform well. She does not feel confident in herself because this has been ingrained into her mind. उसके दिमाग में ये बिठा दिया गया है बचपन से कि वो काली है या वो सांवली है, और उसको एक एस्पेक्ट उसकी पर्सनैलिटी का डैमेज कर दिया गया, उसको स्कार कर दिया गया है कि वो ना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती। एंड आपको पता है व्हेन यू डोंट फील कॉन्फिडेंट यू डोंट परफॉर्म वेल, वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं करती हैं। ये दो एस्पेक्ट जो है ना लड़कियों के, पढ़ाई लिखाई के, परफॉर्म करने के, जॉब करने के, और दूसरे वाला जो मैरिटल एस्पेक्ट है ना, ये बुरे तरीके से अफेक्ट हुए हैं सिर्फ हमारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग से कि हम गोरे हो सकते हैं, और ये कि गोरा होना प्रोबेबली कोई सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू विटिश तो कॉम्प्लेक्शन। ये भी अजीब बात है कि अगर आप गोरे को देखें वेस्ट में, वो टैनिंग क्रीम्स लगा रहे हैं, वो अपने आप को टैन कर रहे हैं। हम अगर टैन है तो हम अपने आप को। इसमें देखिए एक स्कूल ऑफ थॉट मेरा है जो कि मैं रिस्पेक्ट देती हूँ हर इंसान की विशेष को, इसी माइंडसेट के साथ। जैसे मैंने दुनिया घूमी तो मुझे पता लगा यही के टैनिंग क्लिनिक्स हैं और वो सन स्पाज हैं, सन बाथ्स हैं, सन टैनिंग क्रीम्स हैं। फिर मैंने रियलाइज किया एक ब्रॉडर माइंड के साथ कि प्रोबेबली अल्लाह ताला ने हमें इंडिपेंडेंट पैदा तो किया है, दिल और दिमाग दिए हैं सोचने के लिए और अपने बारे में खुद फैसला करने के लिए। हाँ, वो फैसले काफी हद तक मॉडिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड द प्रैक्टिसेस, बट येट वी हैव आवर ओन माइंड। तो मैंने रिस्पेक्ट देना शुरू की विशेष को, और फिर मुझे लगा कि अगर वो गोरे होके ब्राउन होना चाहते हैं तो हम ब्राउन है, तो गोरे होने में कौन सी ऐसी मसला है। तो चलो ठीक है, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू दिस विश, लेट्स डोंट इसको रिजेक्ट ना करें इन द फर्स्ट प्लेस। तो लेकिन फिर जो रिसर्च की और जो प्रैक्टिस की, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में जो चीजें मेरे सामने आई, तो फिर पता यही चला कि हम गोरे हो नहीं सकते हैं। हमारी जेनेटिक्स हैं, दिस इज इन आवर जेनेटिक्स, एंड टू सम एक्सटेंट यस द कलर इज मॉडिफाइड बाय एनवायरनमेंट, बाय द डाइट, बाय द स्किन केयर रूटीन, बाय योर लाइफस्टाइल। यस, हाँ, हम उस वाले पार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे काफी हद तक बेहतरी आ जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि बिल्कुल रंग मतलब रिवर्स हो जाए, बिल्कुल गोरा हो जाए, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारा पॉसिबल नहीं है। आप यकीन करें, पीपल आर रेडी टू सेल देयर प्रॉपर्टी। अच्छा। यस डॉक्टर साहब, आप बताएं, मतलब लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, हम लेकर आते हैं, आप बस गोरा करते हैं। टू इतना दिस ऑब्सेशन एक्सटेंट, है। इतना ऑब्सेशन है। अच्छा, गोरे होने के लिए, अच्छा चलें, अगर गोरे होने की, एक तो वो हम टीवी पे ऐड देखते हैं ना क्रीमों के, तो उसके अलावा मतलब क्या तरीके हैं और उसमें फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? यस, तरीके बहुत सारे हैं, सेफ प्रैक्टिसेस भी हैं, अनसेफ भी हैं। सेफ प्रैक्टिसेस एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो मैं रिकमेंड करती हूँ यूजुअली, टू स्टार्ट विद, आई स्टार्ट विद वाइटनिंग क्रीम्स और ब्राइटनिंग क्रीम्स और ग्लोइंग क्रीम्स जिसके अंदर परमिटेड अमाउंट्स ऑफ ग्लूटाथायोन, विटामिन सी एंड अदर chemical ingredients होते हैं, but then they are free from hydroquinone and steroids and mercury and lead। ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, ये लोकल फॉर्मूला क्रीम्स में जो कि इजीली मिल जाती हैं बाहर, ढेरों ढेर हैं, और ये अक्सर औकात आइडेंटिफाई भी हो जाती हैं, पब्लिक अवेयरनेस भी दी जाती है कि ये मत लगाओ, इससे खराबी आएगी। नेक्स्ट फिर वाइटनिंग क्रीम, सेफर वाइटनिंग क्रीम्स के बाद हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि ग्लूटाथायोन ओरल, इफ समबडी इज डेफिशिएंट तो उनको ओरल ग्लूटाथायोन या वाइटनिंग कैप्सूल्स या इवन इंजेक्टेबल्स, ड्रिप्स, ये चीजें भी सारी मार्केट में है। बट देन एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि बहुत मोजजाना तब्दीली नहीं आती है। इट्स द स्किन टोन दैट गेट्स बेटर, इट बिकम्स फ्रेश, डिटॉक्सिफाई हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है, लेकिन एज सच बहुत ज्यादा रंग गोरा नहीं होता है। तो ये सेफर मेथड्स कुछ हैं जो हम कर सकते हैं। एंड देन देयर आर फ्यू प्रोसीजर्स लाइक वाइटनिंग, मीजोथेरेपी, जो हम क्लिनिक में लेजर्स हैं जो इक्विपमेंट बेस्ड है, वी डू देम एज वेल।
अच्छा, ये जो कोई ग्लूटाथोन इंजेक्शंस भी कोई हैं मेरे ख्याल है वो। जी वही ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, द केमिकल इज ग्लूटाथायोन, ओके। कम्स बाय वेरियस नेम्स, ग्लूटाथोन माइट बी वन। तो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक डोजेज होती हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज एंड वेट एंड अदर फीचर्स, वो हम देख के फिर कैलकुलेट करके उनको वो डोज लगा सकते हैं। बट देन हम उनके लिवर फंक्शन टेस्ट भी करा रहे होते हैं, लैब टेस्टिंग साथ साथ चल रही होती है। अगर उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नजर आती है तो हम वहीं पे उसको विदहोल्ड कर देते हैं। इसीलिए वाइटनिंग इंजेक्शंस अगर लगवाने चाहिए तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक की सुपरविजन में लगाने चाहिए। खुद से अगर किसी को मुफ्त में मिल जाए तो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि फिर आपको ये नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो। मुझे लिवर का स्टेटस देखना है, किडनी का स्टेटस देखना है, मुझे हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, विटामिन सी की एडिक्वेट साथ में डोज एडजस्ट करनी है उसके साथ, और साथ साथ लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को भी मॉडिफाई करना है। खाली ग्लूटाथायोन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। तो ये सारी चीजें डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में इनकी केयर हो जाती है, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक केयर अगर वैसे ही मतलब शुरू कर। पर ये जो इंजेक्शन है इससे कितने परसेंट, यानी कितने परसेंट आपको लगता है कि टोन। 1 to 2 tone reduction. अच्छा। There is something called skin color and there is another thing called skin tone. जो टोन होती है हमारे जो वीटिश कॉम्प्लेक्शन है उसमें जो टोन्स हैं उसमें 1 to 2 टोन ब्राइटर हो जाता है। ओके। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारे यहाँ बहुत धूप होती है तो ये जो सन है ये भी मतलब इफेक्ट करता है हमारी स्किन को। बिल्कुल, यस। नॉट ओनली फॉर द कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन तो काला हो ही जाता है ना, बच्चे बचपन में इतने गोरे होते हैं, फुटबॉल क्लब में करा दो तो वो भक होके आ जाते हैं वापस। तो ये तो सीन है ही है काले होने वाला। बट देन यूवी लाइट से एजिंग बहुत फास्ट इंड्यूस होती है, और फाइन लाइंस, रिंकल्स, एजिंग, स्किन सैगिंग, ये सारी चीजें बहुत अर्ली आती हैं अगर सोलर लाइट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो और हम सनस्क्रीन ना लगा रहे हो। तो मतलब वैसे कहते हैं कि सन जो स्क्रीन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। यस तो इट वो इज। मतलब है वो मतलब कितनी जरूरी है वो। सनस्क्रीन बहुत मस्ट है। हम लोगों का तो मतलब भाषण ही यही होता है डॉक्टर्स का, डर्मेटोलॉजिस्ट का, कि सनस्क्रीन तो दी मस्ट टू डू थिंग है नॉर्मली इन द मॉर्निंग। मतलब है उसमें भी। एंड yes, normally even while you're sitting indoors, अच्छा। yes, you are being exposed to this ultraviolet light. There is some proportion of ultraviolet light in all the LEDs in the indoor lights. तो आपका एक्सपोजर तो चल रहा है, इट्स ऑन गोइंग। एंड अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट समथिंग जो सिर्फ सनलाइट में होती है, वो तो छांव में भी होती है। वो कौन सा सिर्फ विजिबल लाइट में कि जिस दिन धूप नहीं होगी तो वील बी ओके कि अच्छा ठीक है आज तो मेरा कोई एक्सपोजर नहीं। नो, अल्ट्रावायलेट लाइट इज प्रीटी मच देयर इन द सन शेड एज वेल, इन द शेड एज वेल। तो फिर क्या है कि सन ब्लॉक तो लगाना है, और एवरी 3 आवर्ली लगाना है अगर आप कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड हैं, या कम से कम दिन में 2 बार तो उसको लगाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो सनस्क्रीन है इससे को हार्मोन्स को इफेक्ट होते हैं। नहीं, ऐसा हॉर्मोन्स इफेक्ट नहीं होते। एक जमाना था अमेरिका में, एक बार ऐसा हुआ कि सनस्क्रीन, क्योंकि वो लोग बीच पे नहाते हैं बहुत और सारा सारा दिन बीच पे गुजारते थे, तो पूरी बॉडी के ऊपर सन ब्लॉक्स लगाते थे। तो क्वांटिटी इतनी इतनी मतलब वो लगा लेते थे, लेमन साइज तो कुछ, हम लेमन साइज तो हमारे लिए मतलब कह लें कि ऑरेंज साइज सन ब्लॉक वो पूरी बॉडी पे उनके लग जाता है। तो जो भी चीज स्किन पे लगती है वो एब्जॉर्ब जरूर होती है। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। वो एब्जॉर्ब हुआ, उसने अंदर के हार्मोन्स थोड़े बहुत चेंज किए। उस जमाने में 1-2 रिसर्चेज इस टॉपिक के ऊपर आई, बट देन दे आर नॉट रिलेटेड टू अस। हम सिर्फ फेस और हैंड्स के ऊपर लगाते हैं और बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। ब्लड लेवल्स कराने के बाद रिसर्च के साथ ये साबित हो चुका है कि सन ब्लॉक्स हार्मोन्स को तब्दील नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कोई 10 स्टेप्स को 20 स्टेप्स को बातें करते हैं, तो ये बताएं कि एक्चुअली स्टेप्स हैं कौन से जो जरूरी है। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। मेरी बेटियां हैं एक्चुअली, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी। वन ऑफ देम इज 16 years एंड द अदर वन इज 14 years। अक्सर स्किन केयर के जो ट्रेंड्स हैं ये स्टेप्स वाले और ये कोरियन, ये वो मुझे बता रही होती हैं हाँ, कि मम्मा दिस विल हेल्प यू। आपके आपके पास पेशेंट नहीं आ रहे, आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे? मैं कहती हूँ हाँ यस आ रहे हैं, मैंने गाइड करती हूँ। नहीं नहीं मम्मा आप ऐसे गाइड करें। तो देन मेरे भी थोड़ा, चूंकि मेरा सोशल मीडिया भी है, पब्लिक अवेयरनेस के साथ भी रिलेटेड हूँ और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, तो जाहिर है जिस तरह की आवाम ने आना है उस तरह हमें ग्रूम होना पड़ेगा। तो मैंने ये सारा सर्च की स्किन केयर रूटीन्स, तो 10 स्टेप्स 12 स्टेप्स लाइक ये बहुत ज्यादा हो जाता है, टू मच हो जाता है, और ये हम नहीं कर पाते हैं। कोरियन स्किन हम अपनी बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी जेनेटिक जो है वो इंडो पाक वाली है, और ये वाली कोरियन स्किन बन नहीं सकती। बट लेकिन 3 to 4 स्टेप्स जो है ना, दे आर अ मस्ट, दे शुड बी देयर। और उसमें हम उसको स्किन केयर रूटीन बोलते हैं। इट इज अ लिटिल मॉडिफाइड इन समर्स एंड विंटर्स, अ लिटिल मॉडिफाइड फॉर मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, बट देन इट एग्जिस्ट्स। एंड एज सून एज वी एक्नॉलेज कि ये है और इसे करना चाहिए, तो हमें इसका फायदा होता है। अरे ये क्योंकि मतलब सोशल मीडिया पे क्योंकि रेटिंग्स हैं तो
हर बंदा ही किसी ना किसी चीज का एक्सपर्ट बना हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो स्किन और इस तरह की ब्यूटी के ऊपर जो एडवाइसेस दे रहे होते हैं, तो आम बंदा कैसे ये समझे कि कौन सी चीजें जेन्युइन है, कौन सी नहीं ये है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, वेरी नाइस। देखिए सोशल मीडिया पे जो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, किसी चीज के ऊपर भी, वाकई 90% जो एडवोकेसी चल रही है वो नॉन एक्सपर्ट्स दे रहे हैं और रिडिकुलस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। पब्लिक उन्हीं को देख के फॉलो कर रही है और अपनी स्किन खराब करके फिर आती है हमारे पास। पब्लिक को कैसे पता लगेगा, आपने ये पूछा है, तो पब्लिक ने उनके प्रोफाइल जरूर पढ़ने हैं। उनके प्रोफाइल पढ़ें, उसको टच करें, मतलब वो चैनल जो भी है उसकी मेन स्ट्रीम में चले जाएं, उसको वॉच करें, उस बंदे की क्रेडिबिलिटी के बारे में अपने साथ वालों से पूछ लें, किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। 10 बंदों से पूछेंगे, कम से कम 2-3 को तो पता होगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है या नहीं है। प्लस आप थोड़ा सा उनकी क्वालिफिकेशन से आइडिया लगा सकते हैं कि ये बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है। अ क्वालिफाइड पर्सन लाइक मी वुड नेवर हेजिटेट इन सेइंग कि मैं MBBS FCPS और ये मेरी क्रेडेंशियल्स हैं। बट देन जो नॉन क्वालिफाइड हैं, दे वुड नेवर मेंशन देयर affiliations to some institution or something because they are never trained। तो ये पता लग जाता है, ये पता करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल कल को वो अपना स्किन खराब करके उन्होंने बहुत सारे पैसे तो लगाने हैं। तो इन द फर्स्ट प्लेस सिर्फ थोड़ी से पैसे बचाने के लिए ऐसे ही जो ये चल रही हैं चीजें, तो इनको नहीं फॉलो करना चाहिए ब्लाइंडली। तो ये अगर हम देखें कि स्किन केयर रूटीन जो है वो अब बहुत एक्सपेंसिव बन गई है, क्योंकि बहुत चीजें उसमें ऐड हो गई हैं। तो एक तो आया वाकई ये एक नॉर्मल स्किन केयर के लिए क्या चीजें हैं जो जिनका बस हमें ख्याल रखना चाहिए, या जो मस्ट हैव वाली चीजें हैं? वैसे स्किन की प्रोडक्ट्स महंगी हैं जो अच्छी हैं। जैसे हमारी जनरल हेल्थ केयर आइटम्स है ना, पैनाडॉल हो गई, एंटी एलर्जिक गोली होगी, एंटीबायोटिक होगी, तो वो शायद इतनी महंगी नहीं है। बट एक सन ब्लॉक एक अच्छे वाला अगर आपने लेना है तो वो 1500-1600 से स्टार्ट होगा, और वो अच्छे, अगर बहुत अच्छा लेना है आपने तो वो 7-8,000 10,000 तक जाएगा पाकिस्तान में। अब्रॉड तो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मस्ट हैव जो आपने कहा है, 1 मॉइस्चराइजर, 1 सन ब्लॉक, 1 क्लेंजर, ये 3 चीजें जो है ना, ये जरूर होनी चाहिए, हर बंदे के पास होनी चाहिए, मेल और फीमेल, बच्चा या बड़ा, ये सबके पास। अच्छा, पाकिस्तान में फिलर्स और बोटॉक्स जो है ये भी अब बहुत कॉमन हो गया, तो आपका इसके बारे में क्या व्यू है? फिलर्स और बोटॉक्स जो हैं, ब्यूटी कॉन्शियस देखें लोग होते हैं, और खूबसूरत लगना सबकी नेचुरल एक होती है डिजायर, और उसको रिस्पेक्ट करते हुए दे आर प्रीटी मच देयर। पाकिस्तान में हो भी रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन उसमें भी सेफ और अनसेफ का फिर एक आ जाती है, बाउंड्री आ जाती है। करने चाहिए, और मेरे ख्याल से जो पेशेंट कराना चाहता है उसको आप करें, लेकिन सेफ हैंड्स में करें। इसमें मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनली डेथ्स भी हुई हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग फिलर इंजेक्शन टेक्निक्स। ब्लाइंडनेस के बहुत सारे वाकयात हैं, स्किन नेक्रोसिस हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, आपकी राइट एंड लेफ्ट फेस डिफरेंट हो सकता है, डिस्पैरिटी। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे होते हैं गॉन रॉन्ग केसेस, फलानी आर्टिस्ट ब्यूटिशियन गॉन रॉन्ग, या मीडिया पर्सनैलिटीज होती हैं, हीरोइंस का गलत हो गया उसका। तो इस तरह के गॉन रॉन्ग केसेस तभी होते हैं जब एक्सपर्ट्स इंजेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। बोटॉक्स और फिलर की प्रॉपर इंडिकेशंस हैं, पेशेंट असेसमेंट है कि कितना चाहिए, किस जगह पे चाहिए, किस टेक्निक से चाहिए, और कौन सा फिलर और कौन सा बोटॉक्स चाहिए, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो ये सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, और ये हाईली वैल्यूड और बहुत एक्सपेंसिव वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस होती हैं जो हम लोग लेते हैं। मतलब हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है ये सीखने के लिए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एल्सवेयर एनीवेयर इन पाकिस्तान। वी इन्वेस्ट ऑन आवरसेल्व्स बाय आवर ओन पॉकेट to learn all these things to do on the patients। तो ये वैसे अदरवाइज अगर एक्सपर्ट से कराएं और सही चीजें यूज करके कराएं तो फिर ये सेफ तो है? फिर बिल्कुल सेफ है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो 10 years से मुझसे करवा रहे हैं, like 10 years they are on Botox and fillers and they are maintaining very well। You must have seen Manur Baloch, you must have seen all the media persons, they are beautiful as ever and they are maintaining that beauty। How are they maintaining? This is the reason। बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें शामिल, बिल्कुल शामिल है। बोटॉक्स फिलर्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं है ना एक इंसान ऐसा ही दिखे। एज को स्लो डाउन करना या एज पे फुल स्टॉप लगाना पॉसिबल नहीं है अदरवाइज। बट मतलब इसके लिए आपको अपनी अदर रूटीन को भी चेंज करने की जरूरत है। यस, लाइफस्टाइल, स्लीप एंड डाइट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें अगर आप नहीं तब्दील करते हैं तो खाली बोटॉक्स फिलर्स कुछ नहीं कर सकते। जैसे काजोल ने, पिछले दिनों में उनका पढ़ रही थी एक इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा हुआ था कि लोग मुझसे पूछते हैं मैं गोरी कैसे हो गई। तो मेरा प्लेन ये नहीं है कि मैंने सिर्फ वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए हैं, मैंने लगवाए हैं, बट देन सन ब्लॉक को मैंने रिलीजियसली लगाया है, मैंने अपना लाइफस्टाइल टोटली बदला है, मैंने अपनी डाइट बदली है, मैंने अपनी स्लीप को रिस्पेक्ट करना शुरू किया है। तो जब
मैंने ये काम किए हैं तब मेरे कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस आए हैं। अच्छा, ये जो यंग बच्चे बच्चियां हैं इनको एक्नी की शिकायत बहुत होती है, तो वो मतलब क्या करें जिससे कि एक्नी से बचा जा सके या उसको हील किया जा सके? देखिए, एक तो पहले ये समझने की जरूरत है यंग बच्चे बच्चियों को कि सारे बच्चे बच्चियां एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को एक्नी है, कुछ लोगों को नहीं है। जिनको है उनकी स्किन के अंदर ग्लैंड्स हैं, गदूदें हैं, अल्लाह मियां ने बनाई हैं, एनाटॉमिकली दे आर देयर। हम उनको उखाड़ फेंक नहीं सकते हैं। जिनके अंदर नहीं है उनको एक्नी कभी नहीं होती। लाइक यू माइट नॉट हैव एक्नी बाय इन योर टीनेजर इवन नाउ, बट जिन लोगों को है उनको आती रहती है। तो जिनको एक्नी के ग्लैंड्स हैं उनको एक्नी बनेगी। अब जिनको बनती है उन्होंने कैसे केयर करनी है? एक्नी की जो माइल्ड एक्नी है उसमें तो चाहे आप सिर्फ लाइफस्टाइल बदल लें, ऑयल और फ्राइड चीजें खानी बंद कर दें, चॉकलेट हाई शुगर कंटेंट वाली चीजें ना लगाएं, उसको पॉप ना करें, उसको छेड़े नहीं, तो वो केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मॉडरेट में या सवेयर कैटेगरी में चली गई है तो फिर उनको दवाइयों की जरूरत है, दवाइयां लगाने वाली भी और खाने वाली भी। खाने वाली मेडिसिन का मिनिमम कोर्स एक मॉडरेट टू सवेयर एक्नी में 3 to 4 months का होता है। अच्छा। और उसमें यस, एक्नी तकरीबन 90 to 99% हम ठीक कर सकते हैं विद मेडिसिन। इसीलिए मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप टाइम से आया करें। जब वो टाइम निकल जाता है ना तो देन पीपल एंड अप विद स्कारिंग। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के फेस पे गड़े होते हैं, एक्नी के गड़े, और वो कभी ठीक नहीं होते। दे आर परमानेंटली देयर। हाँ, अगर एक्नी को वो टाइम से ठीक करा लेते, डॉक्टर के पास आ जाते, दवाई खा लेते, लगा लेते, और इन मिथ्स के ऊपर ना रहते कि ये जवानी दाने हैं, ये तो आने ही आने, ऐसी चीजें हम अक्सर सुनते हैं ना, पेशेंट्स अक्सर हमें बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो क्या सी इनू मैं दवाई दे दूंगा पर वो ना मेरी सास ने क्या किया थे, जवानी दाने ने आने ही आने ने। तो थिंग्स लाइक दैट, डिले इन द ट्रीटमेंट इज द मेजर कॉज ऑफ स्कारिंग विच इज परमानेंट। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एक्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, हमारे मतलब सोशली एक ये है कि जी वो गर्म सर्द का भी कोई है ना कि जी ज्यादा गर्म खाने का हाँ, खाएं देखिए हम तो उससे। डॉक्टर्स मानते ही नहीं है ना गर्म ठंडे जी, को, मतलब गर्म ठंडा इज नेवर देयर इन आवर सिलेबस। ठीक। इवन मैंने इन चीजों को निगेट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, गलत साबित करने के लिए मैं मछली खा के दूध पिया करती थी, बचपन से दिमाग ऐसा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुन लिया था कि इससे फुलबेरी होती है, तो हाँ। दिमाग नहीं तस्लीम करता था। मुझे याद है मैं एफएससी में थी, मैं तो मेडिकल में भी नहीं थी। तो मैंने कहा अल्लाह मियां, ऐसा नाइंसाफ तो हो नहीं सकता कि वो बेचारे मछली खा के दूध पी ले, उसको फुलबेरी कर दे। सो आई डेलिबरेटली took fish many a times followed by milk। फिर किसी ने कहा कि ये हैजा हो जाएगा अगर तरबूज खरबूजा खा के पानी पियोगे, मैंने वो भी किया। फिर किसी ने कहा ये गरम है, इसके साथ ये मसले आएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा, मैंने वो भी खाया। गरम को जब लोग मना करते थे मैं गरम खाती थी, ठंडे को जब मना करते थे छुप के ठंडा खाती थी, और यकीन करें कुछ नहीं होता। गरम ठंडे से कुछ नहीं होता। हाँ, हाई कैलोरिक कुछ फूड्स हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, उनके साथ हम कुछ कंडीशंस में मना करते हैं, जैसे लिवर के डिसऑर्डर्स हैं, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, उनमें हार्ट के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ खास टाइप की फूड्स मना हो जाती हैं। लेकिन ये गर्म और ठंडे के इर्द गिर्द हमारा दिमाग नहीं घूमना चाहिए, वरना एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फिर आ जाती है, क्योंकि आप हर चीज को गेज करना शुरू कर देते हैं, ये गर्म है या ठंडी है, खानी है कि नहीं खानी है। और इस चक्कर में फंसने के बाद अक्सर लोग वो गर्म चीजें जब अवॉइड करते हैं ना, अंडा नहीं खा रहे, मछली नहीं खा रहे, गोश्त नहीं खा रहे, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, हेयर फॉल आता है, नेल्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किन खराब होती है, बिकॉज सारी चीजें प्रोटीन्स हैं। नेल इज ए प्रोटीन, हेयर इज ए प्रोटीन, स्किन इज ए प्रोटीन। व्हेन यू आर प्रोटीन डेफिशिएंट तो यू आर लूजिंग एवरीथिंग। तो वो गर्म ठंडे के कॉन्सेप्ट में मैंने तो बहुत सारे पेशेंट्स को कमजोर होते देखा है। अच्छा, ये आजकल एक पीसीओएस का बहुत इशू है यंग गर्ल्स में, और उसकी वजह से फिर एक्नी और फेशियल हेयर जो है ये इसका बहुत इशू है। तो इसको कैसे आप जो पीसीओएस की जो जिनको हो उनको इसमें किस तरह जो है वो सही किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है? ये बिल्कुल, ये भी वैसा ही है कि जैसे ना टाइम से चीजों को देखने से बहुत फायदा होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, वो बड़ी अर्ली डायग्नोज हो जानी चाहिए, हो सकती हैं। जब एक बच्ची मोटी हो रही है बगैर वजह के, उसका वजन बढ़ रहा है, उसके पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, उसके चेहरे पे बाल आने खुदा न खास्ता शुरू हो गए हैं गैर जरूरी जगहों पे, तो आइडेंटिफायर्स हैं ये पोटेंशियल आइडेंटिफायर्स हैं, उसको बच्ची को लाना चाहिए, उसके हार्मोन्स चेक कराने चाहिए। नाउ इट इज बिकमिंग वेरी कॉमन, पीसीओएस का ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, और वो भी हमारे डाइट और लाइफस्टाइल ने उसका जो है ना असल काम खराब किया। पीसीओएस के पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हैं, उसका मतलब यह है कि उनको शुगर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको हम स्क्रीन करते हैं पीसीओएस के लिए, इन रूटीन हम साथ में शुगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली फाउंड टू बी डायबिटिक। तो ये टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है, हार्मोनल थेरेपीज होती हैं, इनकी दवाइयां होती हैं खाने वाली, जिसके साथ पीसीओएस के मसले को ठीक किया जा सकता है। और पीसीओएस के साथ रिलेटेड जो स्किन इश्यूज हैं, जैसे कि फेस के ऊपर एक्नी भी पीसीओएस में बहुत ज्यादा आती है, नोडुलर एक्नी आती है, बड़े बड़े दाने,
चेहरे पे बाल आ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, ये सारी चीजें हम डील कर सकते हैं। लेकिन रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके टेस्ट कराते हैं, हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पीसीओएस का केस है या नहीं है। तो इन एडिशन टू द स्किन ट्रीटमेंट्स वी ऑफर देम ट्रीटमेंट फॉर द पीसीओएस एज वेल, ताकि फॉर ऑन अ लॉन्गर पाथ बच्ची ठीक हो जाए। ओके। अच्छा, ये जो देसी टोटके हैं, मतलब वो भी सदियों से चलते आ रहे हैं, दादी से, नानी से, और अभी भी, तो वो उनमें से भी कोई ऐसी चीजें हैं जो वाकई इफेक्टिव है, या नहीं वो सब भी बस मिथ पे? नहीं नहीं, हम रैशनली इस तरह नहीं कह सकते, सबको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ जो है वो हार्मफुल हैं। अच्छी मैं इस तरह कहूंगी कि जिस तरह देसी, जब ये जमाना नहीं था अच्छी अच्छी क्रीम्स का, ऑइंटमेंट्स का, तो ये लोग मलाई मुंह पे लगाया करते थे ड्राइनेस के लिए, मक्खन लगाया करते थे, तो ये अच्छे थे, ये बहुत अच्छे थे। अभी अगर आपके पास चीजें अवेलेबल नहीं है, ग्लिसरीन लगा लें, इसे घरेलू टोटके हैं, ये गला खराब है, ग्लिसरीन डाल के गरारे कर लो, दीज आर वेरी गुड थिंग्स। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हार्मफुल हैं, और वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है। हम्म। उसका एक तो मतलब जो है ना इंडिकेटर ये है कि वो सोशल मीडिया पे है, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक होना चाहिए। जैसे काफी तरह की चीजें, फूड आइटम्स हैं, उनको ब्लेंड करके मुंह पे लगा लेती हैं, फेस बर्न हो जाता है। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी एक पेशेंट है मुरीद के में, तो शी जस्ट कॉल्ड मी लास्ट संडे कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी है। आई वाज नॉट पिकिंग अप हर कॉल, बट देन 4-5 टाइम्स आई, संडे था, मैंने कहा अच्छा चलो। कॉल सुनी तो उसने कहा कि मेरी बच्ची का फेस बर्न हो गया है। हुआ ये कि मैंने ना एक टोटका देखा था, और उसमें ना रंग गोरा करने की ना 3-4 क्रीमें थी, एक लेमन था, एक व्हाइटनिंग कैप्सूल डालना था, और वो ना फेस पे लगाना था, और 2 घंटे लगा के बैठ जाना था। तो मैंने कहा कि मैं बेटी को भी गोरा कर लेती हूँ। बेटी वॉज 5 years, ओ। बेटी वॉज 5 years, ओ। एंड शी अप्लाइड ऑन द स्किन ऑफ द बेटी, एंड बेटी वॉज बर्न्ड। उसका स्किन बिल्कुल लाल, और स्किन पील हो रही, जो उसने पिक्चर्स मुझे भेजी, एक जगह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो फिर देन इमीडिएटली उसको रिससिटेट करना पड़ा। उसको मैंने फोन पे जितना गाइड कर सकते थे उसको बताया, वेरी नेक्स्ट डे क्लिनिक बुलाया। मतलब टू दिस एक्सटेंट दे कैन बी हार्मफुल। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे टोटके मैंने अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब ज्यादा मेरा फोकस होता है, यूट्यूब पे बिग वीडियोस बनाती हूँ। उसमें मैंने जो होम रेमेडीज है ना, उसके ऊपर 2-3 वीडियोस भी अपलोड की, यही आपकी वजह से ना, ये मतलब आपने जो बोला, क्योंकि मैं भी इससे हो रही थी अफेक्ट ना, पेशेंट्स आ रहे थे बार बार चेहरा खराब करके, तो फिर मैंने बताया उसमें कि कौन सी होम रेमेडीज ठीक है, कौन सी होम रेमेडीज को आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में स्किन कैंसर कितना कॉमन है? नॉट वेरी कॉमन, एंड वन रीजन इज कि हम इसको मेजर नहीं करते, हमारी कैंसर रजिस्ट्रीज नहीं है। वी डोंट हैव अ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री जिसमें हम कैंसर का केस डालें और हमें पता हो कि हमारी कितनी प्रेवलेंस है। दूसरी बात यह है कि आईज डोंट सी व्हाट द माइंड्स डोंट नो। तो हमारा पिकिंग पावर कैंसर की इतनी डेवलप नहीं हुई हुई, क्योंकि हमने शुरू से ट्रेनिंग्स में यही सुना है कि कैंसर इज नॉट दैट कॉमन इन पाकिस्तान, स्किन कैंसर पर्टिकुलरली, बट ऐसा नहीं है। तो आई एम एक्चुअली द पायनियर ऑफ डर्मोस्कोपी इन पाकिस्तान एज वेल, एंड डर्मोस्कोप इज अ टूल जिसके साथ वी कैन डिटेक्ट स्किन कैंसर्स अर्लियर ऑन, बिफोर दे एक्चुअली शो यू दैट दे आर कैंसर्स। छोटे स्पॉट से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये इन फ्यूचर स्किन कैंसर तो नहीं बनेगा। तो अब मैंने जो देखा है डर्मोस्कोपी करते करते, मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग सारी ली थी, तो बहुत सारे स्किन कैंसर्स को मैंने डिटेक्ट किया, जिसमें जो मेरे इवन कोलीग्स या मेरे सीनियर्स का भी यही ख्याल होता है कि ये स्किन कैंसर नहीं है। एंड देन विद दैट टूल आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि नहीं ये स्किन कैंसर है। कंफर्म कैसे करते हैं? फिर हम स्किन का पीस लेते हैं, बायोप्सी करते हैं, उसका एग्जामिनेशन आता है, एंड इट इज अ स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1% है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6-7% ऑफ ऑल द स्किन कैंसर्स है, लेकिन इट इज अ मेजर थ्रेट। वो इसलिए ज्यादा डिटेक्ट नहीं होता या आपको नजर नहीं आता क्योंकि वो लार्जली डिफाइंड टू द स्किन रहता है। वो जहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ स्किन कैंसर का पैच है ना, तो वो काफी साल यहीं रहेगा। उसमें ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो स्प्रेड कर जाए, ब्रेन में चल जाए, हार्ट में चला जाए, जिस तरह बाकी कैंसर्स हैं या ब्रेस्ट कैंसर है। तो चूंकि उसकी इस तरह की कोई टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए वो ज्यादातर लोग उसको केयर नहीं करते, सीरियस नहीं लेते। लेकिन येस, इट इज देयर, एंड आई एम सीइंग एवरी डे, इवन टुडे आई हैव सीन 2 केसेस ऑफ स्किन कैंसर इन माय ओपीडी। यस। अच्छा, कुछ एरिया ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे कहते हैं कि स्किन कैंसर ज्यादा होता है क्योंकि शायद वो कोई सन की रेज इस तरह की हैं, तो दिस हाँ इज ट्रू? जी, जैसा गिलगित बल्तिस्तान साइड है, स्कर्दू है, वहां पे स्किन कैंसर बहुत, नॉर्दर्न साइड जो हमारी पाकिस्तान की है वहां पे स्किन कैंसर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्शन भी वाइटिश है, दे आर नॉट दैट प्रोटेक्टेड जितना हम प्रोटेक्ट, हमारा मेलानिन कंटेंट ज्यादा है, हम ब्राउन है, तो वो गोरी स्किन वाले लोग हैं, इसलिए भी उनमें ज्यादा आते हैं। प्लस वहां पे सोलर जो लाइट है उसका एंगल कुछ इस तरह का, यूवी एक्सपोजर ज्यादा है। मतलब जो इस तरह की कुछ प्रोफेशन हैं जिनका बहुत ज्यादा धूप में, मतलब जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं फर्ज करें, वो तो बेचारे सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं,
तो उनको कोई टेंडेंसी स्किन जी की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा जो आउटडोर वर्कर्स हैं उसमें यूवी इंड्यूस्ड स्किन कैंसर्स की इंसिडेंस ज्यादा है, ओके। अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड। तो ये मतलब जो स्किन कैंसर है ये ट्रीटेबल है? यस, अच्छा। अर्ली स्टेज के ऊपर ये काफी हद तक ट्रीटेबल है। जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 के ऊपर अगर हम इसकी रिसेक्शन कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, या इसको कुछ हमारी स्किन के प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम क्रायोथेरेपी या कॉटरी के बोलते हैं, हम जला देते हैं उसको, वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैंसर को देर, तो अगर वो वाले काम कर लिए जाएं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेम रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि इंसान की जिंदगी की उस ड्यूरेशन में कोई कमी आएगी, नो। तो काफी हद तक ट्रीटेबल हैं और इसके सारे ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। कभी कभी हम क्रीम्स लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं अगर बहुत अर्ली केस है, कभी हम ओरल दवाइयां भी देते हैं, कभी कीमोथेरेपी होती है, कभी रेडियो होती है, सर्जरी होती है, डिस्ट्रॉइंग थेरेपीज होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है। इस तरह बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं मतलब ये कोई आम बंदे के लिए कोई इसके सिम्टम्स हैं कि वो कैसे अर्ली डिटेक्ट करे इसको? बिल्कुल है। आम बंदे के लिए ये है कि स्किन के ऊपर कोई भी पुराना मोल, मुंह का जो मोल अक्सर लोगों के, आपका भी ये ब्लैक कलर का एक है ब्राउन सा, अगर उसका कलर तब्दील हो रहा हो, उसका साइज एकदम से बढ़ने लग जाए, उसमें आपको खारिश या दर्द होने लग जाए, तो उसको लाजमी चेक करवाएं, हो सकता है वो कैंसर बन रहा हो। प्लस अगर स्किन के ऊपर कोई भी ब्राउन या किसी भी कलर का कोई पैच है जो कि ठीक नहीं हो रहा, या कोई जख्म है उसके ऊपर खरिंड आ रहा है, उसके ऊपर स्कैब आ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, वो महीना 2 महीने 3 महीने है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो लाजमी समझ जाएं कि वो कहीं स्किन कैंसर तो नहीं बन रहा। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो पुराने वुंड्स होते हैं, पुराने जख्म, जैसे बर्न का जख्म है, या साइलेंसर अक्सर मर्दों के लगा होता है, टांग पे साइलेंसर लग गया था, जख्म बन गया, जख्म अगर लंबा अरसा रहे या बर्न का जो अल्सर है वो लंबा अरसा रहे तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। यस, रिसेंटली आई हैव गॉट अ केस, वो कराची से रिफर हुआ था मेरे पास फॉर डर्मोस्कोपी, और जब उसकी वो एक जख्म था जो कि एंकल के पास था, और वो इसी तरह साइलेंसर लगने से शुरू हुआ था, बट देन ही वाज अ यंग पेशेंट, ही वाज क्वालिफाइड, और उसने थोड़ा सर्च कर लिया था इंटरनेट पे कि ये जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो इट कुड बी सस्पिशियस। तो मैंने जब उसकी डर्मोस्कोपी की, उसमें क्लियर कट साइंस थे, देन वी टुक अ बायोप्सी, वहां से टुकड़ा लिया तो इट वाज अ कैंसर। Started off as burn from the silencer, did not heal over 3 to 4 months, and then later on when we saw, it was actually had become a cancer. वैसे ये कुछ स्टडीज बताती हैं कि BRCA2 जीन जो है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है उससे स्किन कैंसर जो है वो BRCA2, यस, मेलानोमा के कुछ केसेस में जेनेटिक बैकग्राउंड BRCA2 का आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन जो नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स हैं उसमें ये वाली जेनेटिक बैकग्राउंड नहीं सामने आया सो फार। अच्छा। तो मतलब आम बंदा जो अभी देख रहा है वो अपनी स्किन के लिए कैसे कॉन्शियस हो सकता है, या उसको क्या पता होना चाहिए कि मतलब ये जो 1-2 चीजें बताई हैं इन्हीं को देखें कि अगर कोई जख्म है जी, कि और अगर फैमिली में स्किन कैंसर की हिस्ट्री है, हाँ, फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की, किसी भी कैंसर की या स्किन कैंसर की हिस्ट्री है, तो उनको ख्याल रखना है। और इसी तरह स्किन के ऊपर अगर कोई मोल बढ़ रहा है या कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा है, कोई पुराना जख्म है वो नहीं ठीक हो रहा, तो उनको ख्याल रखना है। इस सिलसिले में ना पेशेंट और उनके अटेंडेंट दोनों की जो इनसाइट है ना, जो इनकी अपनी गट फीलिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी वो कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मैनू लगता है ठीक नहीं हो रहा है, वेखो चंगी तरह। जैसे माँ अक्सर कहती है ना, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक नहीं है, डॉक्टर कहता है ये तो कम ही रोना है, रोते रहते हैं बच्चे, पल जाएंगे ऐसे ही। माशाल्लाह मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे अक्सर औकात भगा देते थे पीडियाट्रिशियन, भाग जाओ, ठीक है कुछ नहीं है, तुम डॉक्टर ऐसी परेशान हो रही हो। लेकिन माँ की जो फीलिंग होती है कि नहीं बच्चा ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, इसी तरह पेशेंट को पता होता है कि ये जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, तो इसको आप देखें, तो फिर हम उसको वेटेज देनी चाहिए। और अगर किसी को पब्लिक एट लार्ज अगर ये फील करती है कि उनका कोई ऐसा मसला है जिल्द का जो ठीक नहीं हो रहा, उसका रंग तब्दील हो रहा है, उसमें कुछ, उनको चेक जरूर कराना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट को। तो मतलब आखिर में आप मतलब क्या ब्यूटी और स्किन के बारे में क्या बताएंगे कि पाकिस्तानियों को मतलब क्या किस चीज़ के बारे में ख्याल रखना चाहिए या किन चीज़ों के बारे में केयरफुल होना चाहिए? माई मैसेज इन द एंड वुड बी के ब्यूटी इज इन एवरीबडी, ये इनर होती है तो आउटर आती है, तो इनसाइड से ब्यूटीफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारी अखलाकियात आती हैं, उसमें हमारा जो है वो खिदमत खल्क आती है, उसमें हमारा डेडिकेशन, लॉयल्टी आती है, काम से मोहब्बत, सिंसेरिटी आती है। ये सारी चीज़ें हमें अंदर से खूबसूरत बनाती हैं और वो बाहर भी झलकती है। हाँ, लेकिन बाहर से खूबसूरत होने की ख्वाहिश को हम रद्द नहीं करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और वो कदरे मुमकिन भी है। उसके लिए आउट ऑफ द वे जाना, बच्चियों से खास तौर पे ये कहूंगी कि माँ बाप को तंग करना कि मुझे ये जरूर करके दो या ये करा के दो, फाइनेंशियल
अपनी हद को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर आप जितना प्ले कर सकते हैं कर लें, उससे बाहर ना निकले। मेरा मैसेज यही है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स है दे आर एक्चुअली फास्टर देन द साइंस, तो प्लीज डोंट गो फॉर देम। तो साइंस को अपनी रफ्तार से चलने दें और उसको पढ़ें, ना कि सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बेस ना करें स्किन केयर, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने हमें ये बॉडी और सोल ख्याल रखने के लिए दी है, हम इसके कस्टोडियन है, तो हमें इसका ख्याल तो रखना है। तो मैं उन लोगों को भी जो है वो इतना इस व्यू को पसंद नहीं करती जो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो आज तक कुछ नहीं लाया डॉक्टर साहब, मैं तो लौंदी कुछ नहीं। तो आई डोंट एक्चुअली, आई एम हैप्पी विद दिस कमेंट कि मैं अपनी स्किन पे, तो लगाएं भाई, आपकी स्किन है, आपने इसको पॉलिश करना है, लगाएं, जो अच्छी चीजें हैं वो लगानी चाहिए। Thank you very much for giving time, ji. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ओवर।